अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। यूरोपियन हिस्ट्री का एपिसोड 5 है। एपिसोड 4 में जहां से बात छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, एपिसोड 5 राइज ऑफ नेपोलियन। एपिसोड 4 में जहां से बात छोड़ी थी वो मैंने बैकग्राउंड में लिखा है, इसी से बात स्टार्ट करेंगे और आगे चलाते जाएंगे। ठीक, बैकग्राउंड देखें। जो जैकोबिन्स की गवर्नमेंट थी, डायरेक्टरी, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आप लोग को पता होगा, मैं रिकेप करवा रहा हूं। जो जैकोबिन्स की गवर्नमेंट थी, डायरेक्टरी, उन्होंने लॉ ऑफ 2/3 इंट्रोड्यूस किया। उस लॉ ऑफ 2/3 के मुताबिक जो 2/3 मेंबर्स हैं डायरेक्टरी के, वो कन्वेंशन से आएंगे। इस बात पे लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा यह क्या बात हुई कि 2/3 मेंबर्स कन्वेंशन से आएंगे? अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है डायरेक्टरी तो फिर फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, पीछे से आप क्यों मेंबर्स ला रहे हो? तो उस वजह से पेरिस मोब आया 1795 में कि लोग एहतजाज करने के लिए पेरिस में इकट्ठा हो गए। और एहतजाज किस चीज के अगेंस्ट कर रहे हैं? लॉ ऑफ 2/3 के अगेंस्ट। उस टाइम नेपोलियन आर्मी का जनरल था। तो जो डायरेक्टर्स थे, जैकोबिन्स की गवर्नमेंट थी, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने नेपोलियन को कहा कि आओ इस पेरिस मोब को क्रश करो, डिस्पर्स करो। तो नेपोलियन आया और एक ही रात में पेरिस मोब को क्रश कर दिया। नेपोलियन की पॉपुलैरिटी हो गई कि यार कितना काबिल आर्मी का जनरल लेके आया और डायरेक्ट पेरिस मोब को एक रात में खत्म किया। क्रशिंग ऑफ पेरिस मोब इन 1795, पहला रीजन नेपोलियन के राइज होने का। दूसरा, फ्लॉज इन डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी जैकोबिन्स ने गवर्नमेंट लाई हुई थी उनमें फ्लॉज थे। डायरेक्टरी फ्रांस के सिस्टम को चला नहीं पा रही थी। जो डायरेक्टर्स थे 5, उनमें से 4 डायरेक्टर्स करप्ट थे। तो उनकी करप्शन की वजह से दोबारा से फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगा। फिर से स्कार्सिटी ऑफ फूड आने लगी, सोशल अनरेस्ट आने लगा लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर जो थे वो कंपिटेंट नहीं थे। डायरेक्टरी अच्छी पॉलिसीज नहीं बना रही थी, डायरेक्टरी की पॉलिसीज वीक थी। तो मैंने कहा 5 डायरेक्टर्स थे जो पूरे फ्रांस को चला रहे थे इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डायरेक्टरी में। तो उन 5 डायरेक्टर्स में 4 करप्ट थे। एक डायरेक्टर जो था वो साइज था, साइज। ये साइज, इसने सीक्रेट मीटिंग की विद नेपोलियन के साथ ये सीक्रेट मीटिंग इसने की और नेपोलियन को कहा कि यार बात ऐसी है कि डायरेक्टर्स जो बाकी हैं वो करप्ट हैं, फ्रांस फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, लोगों के अंदर सोशल अनरेस्ट है, तो फ्रांस के हालात खराब हैं। तुम इस तरह करो कि मिलिट्री रूल लाओ और ओवरथ्रो करो इस डायरेक्टरी को। फिर नेपोलियन ब्रूमेर कूल आता है 1795 में और डायरेक्टरी को ओवरथ्रो करता है, डायरेक्टर्स को भी निकाल देता है और अपनी गवर्नमेंट बनाता है नेपोलियन। ठीक, अपनी गवर्नमेंट बनाता है। अब राइज ऑफ नेपोलियन समझ आया कि पेरिस मोब को उसने क्रश किया, फ्लॉज इन डायरेक्टरी थे, करप्ट डायरेक्टर्स थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगा। फिर उनमें से एक डायरेक्टर साइज नेपोलियन से मिला और उसे कहा कि आओ मिलिट्री रूल ले आओ। तो फिर नेपोलियन ने ब्रूमेर कूल आया 1795 में और डायरेक्टरी को ओवरथ्रो कर दिया। अब आए नेपोलियन, जब ओवरथ्रो किया डायरेक्टरी को तो उसने अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल की, कंसोलेट 1799 में। अब इस कंसोलेट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था? इस कंसोलेट का सबसे पहले था फर्स्ट काउंसिल, जिसमें नेपोलियन और असाइज खुद बैठते थे। यानी फर्स्ट काउंसिल सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट था जो कि डायरेक्टली नेपोलियन और साइज के अंडर था। फर्स्ट काउंसिल से नीचे आता है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल के स्पेलिंग यही रहेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट। इस काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर एडवाइजर्स बैठते थे। उनका क्या काम होता था? प्रपोज लेजिस्लेशन प्रपोज करते थे। फिर उससे नीचे थी सेनेट, जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी। फिर उससे नीचे थी लेजिस्लेटिव बॉडी टू वोट लॉज। जो लॉज फर्स्ट काउंसिल दे रहा है या काउंसिल ऑफ स्टेट प्रपोज कर रही है, तो उन लॉज को लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर लाया जाता था, जिसपे जो आवाम के नुमाइंदे इलेक्ट होके आते थे लेजिस्लेटिव बॉडी में, वो वोट करते थे उन लॉज के ऊपर कि क्या उन्हें वो लॉ एक्सेप्ट है या नहीं एक्सेप्ट। ठीक, फिर उससे नीचे थे प्रीफेक्ट्स एंड सब प्रीफेक्ट्स। आम टर्म आपने सुनी होगी, मेयर्स, जो छोटे से छोटे लेवल पे जाके फर्स्ट काउंसिल के अहकामात को इंप्लीमेंट करते थे। प्रीफेक्ट्स या सब प्रीफेक्ट्स, मेयर्स जिन्हें कहते हैं। ठीक, अब यहां पे आए 1799 में इसने अपनी गवर्नमेंट लाई, ठीक, कंसुलेट, और ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट काउंसिल फॉर 10 ईयर्स।
1799 में जब ये कॉन्सुलेट लाया तो उसको 10 साल के लिए नेपोलियन को फर्स्ट काउंसिल का जो पावर थी, अथॉरिटी थी, वो मिली 10 साल के लिए। ऑल मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसके पास थी, जितनी भी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो फर्स्ट काउंसिल के पास थी, विच मींस के नेपोलियन के पास थी। फिर 1802 में 1802 ही वॉज मेड फर्स्ट काउंसिल फॉर लाइफ। 1799 में उसे 10 साल के लिए बनाया गया, 1802 में उसे फॉर लाइफ टाइम के लिए फर्स्ट काउंसिल बना दिया गया। ठीक, यानी ऐसे समझो कि प्रेसिडेंट बना दिया गया 10 साल के लिए, सिंपल अल्फाज में। 1804 क्या हुआ? सेनेट पास अ डिक्री फॉर द इलेक्शन ऑफ एम्परर। डिक्री कहते हैं हुक्म को, कि सेनेट ने एक डिक्री पास किया कि हम अपना एक एम्परर इलेक्ट करेंगे। ठीक, तो नेपोलियन, जाहिर बात है, अब यह हकीकत है कि सेनेट को ऐसा कहना कि आप एम्परर के लिए इलेक्शन लाओ, किसने कहा होगा? नेपोलियन ने कहा होगा। तो इलेक्शन हुआ, नेपोलियन एम्परर की उसके लिए खड़ा था, सीट के लिए। तो बाय ओवरवेलमिंग वोट्स, इतने वोट्स थे, अभी इसको खुद देखो, पता नहीं कितने बनते हैं। ही वॉज इलेक्टेड एन एम्परर, वो एक एम्परर बन गया, इतने वोट्स उसको मिले, मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिले। और इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही कैंडिडेट था जिसको कम मिले थे, बहुत ज्यादा, 2000 समथिंग मिले थे। जब ये इलेक्ट हो गया एम्परर के लिए, तो ही वॉज क्राउन्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बड़ी शान और शौकत के साथ उसका क्राउनिंग जो सेरेमनी थी वो हुई। ही डिड नॉट अलाउ पोप टू पुट क्राउन ऑन हिज हेड, और उस सेरेमनी के अंदर पोप भी था, और ये रिवाज था कि जब बादशाह के सर पे ताज रखा जाता था तो वो पोप उठा के रखता था। ठीक, लेकिन जब नेपोलियन इलेक्शन जीत गया, जब इसकी क्राउनिंग सेरेमनी हुई, तो इसने पोप को इजाजत नहीं दी कि वो उठ के आए और मेरे सर पे ताज रखे, बल्कि इसने खुद ताज उठाया और अपने सर पे रख दिया। यहां तक बात समझ आई? फ्रांस दोबारा से एक दफा फिर से मोनार्की में चला गया, एक प्रॉपर एम्परर आ गया। लेकिन इस दफा जो एम्परर आया है, बादशाह आया है, वो नेपोलियन है, कॉम्पिटेंट बंदा है, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर है। इसने फ्रांस को ऐसे उठाया। ये करप्ट नहीं है, इनकम्पिटेंट नहीं है नेपोलियन, जिस तरह वो पीछे वाले बादशाह थे, लुईस 14, 15, 16। बेशक इस दफा फ्रांस में दोबारा से बादशाहत का निजाम आया, लेकिन इस दफा की जो बादशाहत का निजाम है बेहतरीन है। ठीक, अब हम जनरली देखते हैं रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन। 1799 से 1804 तक इसने क्या रिफॉर्म्स लाए? अगर इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इसको जीता है ये इलेक्शन, तो इसने कुछ रिफॉर्म्स तो लाए होंगे। तो वो क्या रिफॉर्म्स थे जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई कि लोग इसको एम्परर मानने के लिए तैयार हो गए, बादशाह मानने के लिए तैयार हो गए? ऐसी क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स थे? देखो, रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन। सबसे पहले उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया। जो रेवोल्यूशनरीज की डिमांड थी ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इसने वो डिमांड पूरी की, कॉन्स्टिट्यूशन लाया। फिर रेवोल्यूशनरीज का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसने वो भी इसके अंदर ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ठीक है, आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे, लिबर्टी होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। फिर जैसे रेवोल्यूशनरीज का एक एतराज ये था कि ट्रिपल टैक्सेशन थी, टैक्स इक्वली लोग नहीं देते। इसने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसने मेंशन किया कि सब इक्वली टैक्स देंगे, सबके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, नोबल्स भी टैक्स देंगे, कलर्जी भी टैक्स देंगे। ठीक, तो जो रेवोल्यूशनरीज की डिमांड्स थी वो इसने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। ठीक, आगे देखो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसने गवर्नमेंट को पूरी तरह सेंट्रलाइज कर दिया, अपने हाथों में ले लिया, फर्स्ट काउंसिल के हाथों में ले लिया, जहां पे ये खुद था। पूरी गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज कर दिया। वजह क्या थी? इसने कहा कि नेपोलियन ये सोचता था कि यार बहुत हालात खराब रहे हैं फ्रांस के अंदर, जब से रेवोल्यूशन आया है हालात खराब रहे हैं, कन्वेंशन नहीं चल पाई, डायरेक्टरी नहीं चल पाई, हालात खराब रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा थक गए अभी इन खराब हालात को देख देख के। इसलिए उसने सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट की, अपने हाथ में पूरी गवर्नमेंट ले ली। उसने कहा किसी और को मौका ही ना दो, मेरे हाथ में गवर्नमेंट है और मैं जिस तरह चाहूंगा उस तरह इसको चलाऊंगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास विजन था, वो फ्रांस को ऐसे ऊपर लेके जाना चाहता था, तो लोग फिर एतबार भी कर रहे थे उसके ऊपर। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट उसने की, और गवर्नमेंट सारी की सारी किसके हाथों में है? फर्स्ट काउंसिल के हाथों में है। लेकिन उसके नीचे जो जितनी भी ब्रांचेस आती हैं उसके थ्रू फर्स्ट काउंसिल अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करवाता था, अपने लॉज को इंप्लीमेंट कराता था। सपोज करो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेयर्स और प्रीफेक्ट्स और सब प्रीफेक्ट्स होते थे, तो जो फर्स्ट काउंसिल का ऑर्डर होता था वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तक इंप्लीमेंट होता था, लेकिन इंप्लीमेंट प्रीफेक्ट्स और सब प्रीफेक्ट्स करते थे। और ये सब प्रीफेक्ट्स या मेयर इसे कहो, इनको कौन अपॉइंट करता था? फर्स्ट काउंसिल अपॉइंट करता था। कंपिटेंट बंदे प्रीफेक्ट बनेंगे, मेयर बनेंगे, जो कि फर्स्ट काउंसिल के साथ लॉयल रहेंगे, फर्स्ट काउंसिल के लॉज को, अहकामात को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। समझ आई?
फिर इसने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए। इसके जहन में एक चीज बैठी हुई थी नेपोलियन के कि यार मोनार्की के अगेंस्ट रेवोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस था। डायरेक्टरी के अगेंस्ट क्यों लोग खड़े थे, क्यों फ्रांस दोबारा से फाइनेंशियल डिप्लीशन में गया, इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो इसने कहा कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और अच्छे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे कि एक बार अगर फ्रांस की इकोनॉमी मजबूत हो गई तो लोगों को कोई मसला नहीं होगा मेरी हुकूमत से। तो ये फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाया। तीसरा बुलेट्स में लिखें, सीवियर इकोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड इन पब्लिक स्फेयर। पहले बादशाह क्या करते थे, टैक्स जमा करते थे। टैक्स को जो जमा किया हुआ होता था उसको अपनी पर्सनल इनकम के तौर पे अपनी दरबार में यूज करते थे, या फिर उस पैसों से, टैक्स वाले पैसों से लड़ाइयां लड़ते थे। इसने कहा ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। इसने जितना भी टैक्स जमा होता था वो सारा पब्लिक स्फेयर में ले आया, पब्लिक के फायदे में ले आया। उस टैक्स को, टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट हुआ होता था उसको ये अपनी पर्सनल इनकम के तौर पे यूज नहीं करता था। सीवियर इकोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड इन पब्लिक स्फेयर। रिगरस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, हर एक टैक्स देगा, चाहे वो नोबल क्लास से बिलोंग करता है, चाहे क्लर्जी से, चाहे कॉमनर से। टैक्स सब पे इक्वली अप्लाई हो रहा था कि सब ने टैक्स देना है, और रेगुलर कलेक्शन ऑफ टैक्स थी। सख्ती के साथ टैक्स कलेक्ट किया जाता था। आप ये नहीं कह सकते कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, ठीक, क्योंकि टैक्स जमा होगा तो स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होगा। स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होगा तो नेपोलियन उसको पब्लिक स्फेयर में यूटिलाइज करेगा, इसलिए रेगुलर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। फिर जो करप्ट ऑफिशियल्स थे पनिश्ड, उनको पनिश किया। जो करप्ट ऑफिशियल थे, जो फाइनेंशियल करप्शन करते थे, उनको पनिश किया। इनएफिशिएंट अगर कोई ऑफिशियल होता था उसको पनिश करता था ये। फिर इसने बैंक ऑफ फ्रांस बनाया 1800 में, बैंक ऑफ फ्रांस। और बैंक ऑफ फ्रांस की खासियत ये कि इजी टर्म्स पे ये लोन्स देती थी ताकि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ठीक। फिर एक और चीज ये लाया जो बिल्कुल एक नोवेल चीज है, एक नोवेल फंड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमेन फंड। ये जब, जाहिर बात है, फ्रांस में जब नेपोलियन उठा तो इसने लड़ाइयां लड़ी बाकी कंट्रीज के साथ, स्टेट्स के साथ, लेकिन इसकी एक खास बात यह थी कि ये जिस कंट्री से लड़ता था, एक तो इसकी आर्मी पे इसने बड़ा काम किया था। इसकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग थी नेपोलियन की फ्रांस में। तो ये जिस कंट्री से लड़ता था ना, उस कंट्री को जब ये हरा देता था तो उस कंट्री के ऊपर इंडेमनिटी लगाता था कि मेरा जितना खर्चा हुआ है वॉर पे आपके साथ लड़ते हुए, वो सारा का सारा खर्चा आपने पे करना है। जो कंट्री हार जाती थी वो पे करती थी बकायदा फ्रांस को, नेपोलियन को, कि फ्रांस का जितना भी खर्चा इस जंग लड़ने में हुआ है वो पे करती थी। तो ये एक बड़ी नई चीज थी नेपोलियन लाया था कि जिस कंट्री के साथ लड़ रहे हो उसको हरा दिया, उससे पैसे लो कि मेरा इस वॉर में जितना खर्चा हुआ है आपने देना है, ठीक। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमेन फंड। अब आता है कंसिलिएशन ऑफ इमिग्रीज। ये भी इसका एक रिफॉर्म में आता है कि जो इमिग्रीज, नोबल्स और क्लर्जी फ्रांस छोड़ के भाग गए थे जब रेवोल्यूशनरीज उठे, रेवोल्यूशन लाए, लुइस 16 बादशाह को इन्होंने वर्चुअल प्रिजनर बनाया, तो उस टाइम नोबल्स और क्लर्जी जो भाग गए थे फ्रांस से, तो उनके साथ इसने दोबारा से एग्रीमेंट किया नेपोलियन ने। क्यों? इसलिए ताकि वो इमिग्रीज बाहर से बैठ के कॉन्स्पिरेसीज ना करें मेरे अगेंस्ट, मेरी गवर्नमेंट को गिराने के लिए कॉन्स्पिरेसीज ना करें, ठीक। और जो नोबल्स और क्लर्जी जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे उनको भी इसने रिलीज कर दिया, ठीक, ताकि उनको भी खुश रखा जाए। और इवन के इसने इमिग्रीज को कहा, जो नोबल्स चले गए थे बाहर, क्लर्जी चले गए थे, उनको कहा कि आप वापस आ जाएं, फ्रांस आपका घर है, आप वापस आए, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। आपकी जो जो प्रॉपर्टी यहां पे अगर बेची नहीं होगी, किसी ने मौजूद होगी, तो हम आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस कर देंगे, लेकिन आप वापस आ जाएं। तो उनके साथ भी इसने, इमिग्रीज के साथ भी नेपोलियन ने मुआहिदा रखा, एग्रीमेंट रखा, ताकि ये इमिग्रीज मेरे गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज ना करें। फिर अगली हेडिंग आती है द कॉन्कॉर्डेट विद पोप। 1801 में इसने पोप के साथ भी एग्रीमेंट किया। क्यों? क्योंकि फ्रांस के लोग कैथोलिक थे, तो एक मेजॉरिटी सेक्शन पोप को सपोर्ट तो करता था, तो इसको वो पोप का जो सपोर्ट है वो सारा का सारा चाहिए था। जो लोग पोप को सपोर्ट करते हैं वो सारा का सारा सपोर्ट ये अपनी तरफ खींचना चाहता था, इसलिए इसने पोप के साथ भी एग्रीमेंट किया। कॉन्कॉर्डेट कहते हैं एग्रीमेंट को। अब वो एग्रीमेंट किस तरह था? पोप एक्सेप्टेड द वर्क ऑफ रेवोल्यूशनरीज। पहले पोप नहीं मान रहा था रेवोल्यूशनरीज के काम को। क्यों? क्योंकि पोप चाहता था कि चर्च की अथॉरिटी वापस ऊपर चली जाए, क्योंकि जब रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट कर दिया, स्टेट के नीचे कर दिया चर्च की अथॉरिटी को। तो पोप चाह रहा था कि चर्च की अथॉरिटी वापस ऊपर हो, लेकिन नहीं हो पाया, हालात खराब हो गए, रेवोल्यूशनरीज रेवोल्यूशन ले आए, डायरेक्टरी आ गई। फिर जब नेपोलियन आया तो उसने एग्रीमेंट किया पोप के साथ, और पोप को यह चीज तो समझ आ गई कि चर्च की अथॉरिटी दोबारा ऊपर नहीं हो सकती।
तो इसलिए फिर पोप ने आखिरकार रेवोल्यूशनरीज के वर्क को एक्सेप्ट किया। फिर नेपोलियन ने यह कहा कि जो टू पे सस्पेंडेड सैलरीज ऑफ कलर्जी, जिन जिन कलर्जीज की सैलरी सस्पेंड कर दी गई है, और यहां पे कौन से कलर्जी की बात हो रही है, नॉन ज्यूरिंग की, एनजे में लिख रहा हूं, नॉन ज्यूरिंग कलर्जी की बात हो रही है यहां पे, ठीक, कि जो रेवोल्यूशन के काम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर रेवोल्यूशनरीज ने उनको जेलों में बंद कर दिया, जैकोबिन्स की गवर्नमेंट ने। तो नेपोलियन ने कहा कि ठीक है, हम उनको रिलीज करते हैं नॉन ज्यूरिंग कलर्जी को, और उनकी जितनी सैलरी बनती होगी, जितना अरसा वो सस्पेंड रहे हैं, उनकी सैलरी बनती होगी, हम वो सैलरी पे करेंगे, टू पे सस्पेंडेड सैलरीज ऑफ नॉन ज्यूरिंग कलर्जी। फिर जो नॉन ज्यूरिंग कलर्जी है रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, उनको रिलीज भी किया प्रिजन से। फिर फर्स्ट काउंसिल वुड नॉमिनेट बिशॉप्स, नेपोलियन ने यह भी कहा कि जो आपके बिशॉप्स हैं, जो पादरी हैं, उनको नॉमिनेट फर्स्ट काउंसिल करेगी, जो मैं हूं, जहां पे मैं बैठा हूं, मैं नॉमिनेट करूंगा बिशॉप्स को। ठीक, यहां तक समझ आई। अब 6 पे देखो, लीगल रिफॉर्म्स ये क्या लाया। अब पहले ना फ्रांस के अंदर जब बादशाहत का निजाम था लुइस 16 का, उस टाइम भी रिफॉर्म, जो लीगल कंडीशंस थी वो ठीक नहीं थी। कुछ इलाकों में कानून एक तरह था, उससे अलग इलाके में आप जाओ कानून अलग था। तो इसने कहा कि लॉस को मैं कोडिफाई करता हूं और यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम लाता हूं कि पूरे फ्रांस में एक ही लॉ होगा, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होगा, और सबके ऊपर बाइंडिंग होगा कि आप सब ने उसी लॉ को फॉलो करना है, चाहे आप इस इलाके से हो, चाहे आप इस इलाके से हो, चाहे आप फ्रांस के साउथ पोर्शन से हो, चाहे आप नॉर्थ पोर्शन से हो, आपने इन लॉज को फॉलो करना है और ये यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होगा। और लॉज को कोडिफाई किया ताकि इजीली समझ आए कि कौन सा लॉ किस चीज के साथ डील कर रहा है। जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये जो सिविल मसले होंगे उनके लिए सिविल कोड है, सिविल लॉ है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो क्रिमिनल के इश्यूज होंगे, जो क्राइम के साथ डील करेंगे, उनके लिए क्या है, क्रिमिनल कोड है या क्रिमिनल लॉ है। पीनल कोड, कि जिनके ऊपर क्राइम साबित हो जाएगा, अब उन्हें सजा देनी है, तो उसके लिए पीनल कोड होगा कि किस जुर्म की कितनी सजा होगी। फिर कमर्शियल कोड, जब आप ट्रेड करते हो, चाहे आप फ्रांस के अंदर कर रहे हो ट्रेड दूसरों के साथ, या आप फ्रांस से बाहर कर रहे हो, उसके लिए कमर्शियल कोड होगा कि ट्रेड आपने किस तरह करनी है। ठीक, तो लॉज को कोडिफाई किया, ये इसके लीगल रिफॉर्म्स थे, और यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम लाया। ये जो लॉज कोडिफाई किए, ये सारे के सारे फ्रांस के ऊपर इक्वली यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई किए, हर जगह ये लॉज सेम रहे, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। अब इसमें कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, जनरल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, मैं इसको इरेज करके लिखता हूं, इजी है, उसको भी सुन ले। तो देखें 7th पे आता है जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये लाया नेपोलियन। जजेस वर टू बी अपॉइंटेड बाय फर्स्ट काउंसिल, जो जजेस थे उनको फर्स्ट काउंसिल अपॉइंट करेगी। ठीक, फिर 8th पे देखें एजुकेशनल रिफॉर्म्स ये लाया, जिसमें एवरी कम्यून हैड अ प्राइमरी स्कूल अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रीफेक्ट्स, जो हर एक विलेज है उसके अंदर एक प्राइमरी स्कूल था जिसकी सुपरविजन कर रहे थे प्रीफेक्ट्स। और प्रीफेक्ट्स कौन थे, जो नेपोलियन फर्स्ट काउंसिल से अपॉइंट होते थे। फिर एवरी टाउन हैड अ हाई स्कूल, हर टाउन का अपना एक हाई स्कूल था। टेक्निकल स्कूल्स इसने बनाए, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस बनाई, और ये पूरा का पूरा एजुकेशनल जो सेटअप था वो डायरेक्टली किसके अंडर था, फर्स्ट काउंसिल के अंडर था, नेपोलियन के अंडर था डायरेक्टली। और इनमें से हर स्कूल के अंदर जो टीचर्स थे उनको कौन अपॉइंट करता था, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस के प्रोफेसर्स। ठीक, ऑल टीचिंग्स इन दीस इंस्टीट्यूशंस वर बेस्ड ऑन, ये जितनी भी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर टीचिंग्स होती थी वो किस पे बेस कर रही थी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी पे, प्लस लॉयल्टी टू हेड ऑफ स्टेट। जितनी भी टीचिंग्स थी क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल पे और लॉयल्टी टू हेड ऑफ स्टेट। ठीक, 9th पे देखें जनरल रिफॉर्म्स। नेपोलियन ने बहुत से ब्रिजेस बनाए, हाईवे बनाए, कैनाल्स बनाए। लार्ज मार्शी लैंड वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, जो मार्शी लैंड्स थी जहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं थी, उन मार्शी लैंड्स को दोबारा से इस काबिल बनाया कि उस पे कल्टीवेशन की जा सके। जब कल्टीवेशन उस पे होगी तो अल्टीमेटली रोजगार बढ़ेगा लोगों के लिए। और लास्ट में ब्यूटिफाइड फ्रांस, इसने फ्रांस को बड़ा ब्यूटीफुल बना दिया था। ठीक, अच्छे अच्छे रोड्स थे, ब्रिजेस थे, ठीक, तो बड़ा ब्यूटिफाई किया फ्रांस को। यहां तक हमारा कंप्लीट होता है एपिसोड 5। अब हम एपिसोड 6 में पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ा ब्लंडर था नेपोलियन का, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, उसको एपिसोड 6 में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।